जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा मेंस में एक पेपर्स अच्छे हुए, लेकिन मेंस के बाद में इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। और मुझे अभी तक याद है कि काफ़ी मैं उसको लेके हफ्ते 10 दिन तक परेशान रहा। तो मेरी मम्मी आई, बोली बेटा अभी तो 10वां ही है, अगर अभी से तुम हिम्मत हारोगे तो अभी तो ज़िंदगी में बहुत झटके लगने हैं। तो तब मुझे लगा हाँ ये बात तो सही है। तो उससे फिर मुझे बाद में जितने भी झटके लगते थे तो फिर मेरी मम्मी की एडवाइस की, झटके तो लगेंगे ही पूरे जीवन भर, और अभी भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब मुझे नौकरी में आने के बाद, अगर एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि आईएएस में आने के बाद झटके नहीं लगते तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। वो जब तक आपका जीवन है तब तक आपकी फेल्योर्स और झटके लगते रहते हैं। My name is Amod Kumar. I am an IAS officer of 95 batch UP cadre. I am currently posted as DDG in UIDI, basically Aadhaar. I did my BTech and MTech from IIT Kanpur, and then I did my PhD from IIM Lucknow. I did my master's in public administration from Harvard Kennedy School. And apart from that, during my long career of about 28 years, I have worked in different positions, including directly working with 2 chief ministers of UP. I worked with Bill and Melinda Gates Foundation. And then in the field of governance, I implemented various e-governance initiatives. Roughly 9-10 e-governance initiatives works of mine are still operational in the field, and citizens are getting benefited from them. I was awarded Prime Minister's Award for the Excellence in Public Administration, and then I was also awarded National E-Governance Award twice, then UN Public Service Award way back, I think in 2010. And then several other awards. I was covered in various magazines as Future Leader and all. And hearing about all this, you may feel that I come from an elite background, I come from a good educational institution and that background. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एकदम बुंदेलखंड के गांव से निकला हुआ लड़का तो नहीं हूँ, अब तो आदमी हूँ। बट मेरी जो शुरू की पढ़ाई हुई वो बुंदेलखंड में एक ज़िला है हमीरपुर, वहाँ के एक खन्ना गांव में। मैंने क्लास 1, 2, 3 कब किया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे एक टीचर थे शिवराम त्रिपाठी जी, उन्होंने बचपन में ही मुझे, जब मैं बहुत ही छोटा था, मुझे मैथ्स में बहुत अच्छा कर दिया। उन्होंने 3-3 अंकों के गुणा भाग में क्लास 2nd 3rd में ही करने लगा। लेकिन उसके बाद जब मैं वहाँ से शहर की तरफ मेरी जर्नी शुरू हुई तो मुझे झटके पे झटके। आप लोगों ने आजकल तो फेल्योर्स का बहुत सुपरहिट ज़माना चल रहा है, 12th फेल आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ उसी तरह की घटनाएं होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं बचपन से अगर सुनाना शुरू करूं तो जब मैं गांव में पढ़ता था उस समय हम लोग, एक चीज़ होती थी बोर्ड पे लिखने के लिए, बोरका बोलते थे। उसमें पानी भरा जाता था और चौक से उसको मिक्स करते थे। तो जब मैं बोरके में पानी भरने गांव के बगल के स्कूल के तालाब में गया तो मैं डूब गया। और बाय चांस आज मैं आपके सामने इसीलिए बैठा हूँ कि कोई आदमी अपनी गाय या भैंसों को पानी पिलाने आया, उसने मुझे पानी में डूबे रहने के थोड़े देर बाद निकाला। तो उसके बाद जब मैं शहर में आया, वहाँ खन्ना से हमीरपुर शहर में, तो मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मेरा दाखिला 4थे में करने के बजाय उन्होंने वापस 3रे में कर दिया। ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने फिर अपने पिताजी से कहा कि अगर मुझे अंग्रेजी नहीं भी आती तो कम से कम गणित और बाकी चीज़ों में तो मैं बहुत अच्छा हूँ और अंग्रेजी में सीख लूँगा। तो फिर मेरा स्कूल बदला उन्होंने और फिर मैं दूसरे स्कूल में क्लास 4th में गया, बट मैंने वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 4था मैंने वहाँ से किया। फिर 5वीं के बाद मैं कानपुर आ गया। 5वीं के बाद जब 6ठी में जाना था तो उस समय कानपुर में बेस्ट स्कूल होता था आरके मिशन, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस टेस्ट। उसमें भी मेरे बड़े भाई थे उस समय, आप वो रिज़ल्ट देखने जाते थे तो 2 बार 3 बार वो एक करके लिस्ट आती थी। जब 2-3 लिस्ट में नहीं हुआ तो उन्होंने जाना छोड़ दिया और मैंने किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लिया। बाद में कोई और रिज़ल्ट देखने गया तो उन्होंने बताया कि आपका हो गया है वेटिंग लिस्ट में। तो फिर वहाँ पे भी मैं वेटिंग लिस्ट से पहुँचा कक्षा 6 में।
मैं पहुंच तो गया उस स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन मुझे सबसे ख़राब सेक्शन जो उसमें होता है ABC में, मैं C का लास्ट स्टूडेंट था और जाते ही जाते मैं फिर से साइंस के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। फिर मुझे किसी दोस्त ने कहा कि एक मुरारी विज्ञान दिग्दर्शिका होती है, वो लो और उसको घोंट जाओ। तो मैंने बिना समझे विज्ञान का कि क्या होता है, मैंने उसको लेके पूरा रट डाला। फिर मैं उसमें पास हुआ किसी तरह 6th में। फिर धीमे धीमे मैंने समझा कि नहीं, साइंस, और हमारे एक टीचर थे CP यादव, उन्होंने, वो मैथ्स के बड़े अच्छे टीचर थे, तो उन्होंने मैथ्स और साइंस में बताया कि नहीं, ये समझने की चीज़ होती है, रटने की चीज़ नहीं होती। तो फिर मैंने इसको समझना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं धीमे धीमे क्लास में आगे बढ़ता गया और 8th 9th तक मैं क्लास में 3rd आने लग गया। लेकिन जब मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ तो फिर वही हुआ कि सबका रिज़ल्ट आया और वो स्कूल क्योंकि बहुत अच्छा था तो लोगों की पोजीशंस भी आई यूपी बोर्ड में, बट मेरा रिज़ल्ट कहीं अखबार में, उस समय अखबार से रिज़ल्ट निकलता था और लोग अपना रोल नंबर देखते थे और उसके आगे डिवीज़न लिखी होती थी। जिसका रोल नंबर नहीं होता था उसका मतलब होता था कि ये फेल हो गया। मेरा रिजल्ट शायद 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पहुंचे थे तो विचाराधीन था, लेकिन पेपर में मेरा रोल नंबर नहीं था। तो मेरे घर वालों से मैंने कहा कि नहीं, मैं फेल तो नहीं हो सकता 10th में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पेपर में तो तुम्हारा रोल नंबर नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो विचाराधीन था। तो बाद में मैं स्कूल गया, स्कूल से पता किया, फिर मेरे PT के मास्टर थे वो इलाहाबाद गए, उन्होंने जो 2 सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं जुड़े थे वो जुड़वाए। फाइनली मैं किसी तरह 10th में, मेरा साल खराब नहीं हुआ और मैं पास हो गया। मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे, 70% के आसपास। फिर मैं 11th 12th में गया, वहाँ पे भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि मैं जहाँ दूध लेने जाता था अपने घर के लिए, वहाँ पे एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा कि ये तुम IIT क्या होता है तुमको पता है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो IIT जानता ही नहीं हूँ क्या है। तो बोले IIT एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होता है और IIT से लोग IAS में भी बहुत आते हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली मुझे IAS क्या है वो पता था। वो ऐसे पता था कि जब मैं खन्ना गांव से हमीरपुर आया तो मैं अपने पिताजी के साथ टहलने जाया करता था। तो जहाँ पे यमुना नदी के आसपास हम जहाँ टहलने जाते थे, वहाँ पे DM हमीरपुर का बंगला बहुत बड़ा था। तो मेरे पिताजी जाते समय बताते थे कि देखो, ये जो DM का बंगला है ये IAS के थ्रू होता है और IAS का एग्ज़ाम। तो मैं तब 4th क्लास में था, लेकिन मुझे पता तब चल गया था कि DM जैसा बंगला तभी मिलता है जब आप IAS बनते हैं। खैर, तो मुझे लोगों ने कहा कि फिर उन्होंने जब दूध लेने जाते थे तो उन्होंने कहा एक कोचिंग क्लास होती है करेस्पॉन्डेंस की, अग्रवाल क्लासेस, अगर वो ले लोगे तुम तो तुम्हारा IIT में के लिए अच्छी वो होगी। तो खैर, मैंने अपने पिताजी से कहा, फिर मैंने अग्रवाल क्लासेस लिया और फिर 12th में भी मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था और मैं 12वीं तक की मेरी पढ़ाई पूरी हिंदी माध्यम से हुई है। तो अग्रवाल क्लासेस सब इंग्लिश में आता था और आंसर भी इंग्लिश में लिखना होता था। तो खैर, मैंने, जैसे आप देखेंगे फिजिक्स में हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, चाल, वेग, त्वरण, इंग्लिश में होता था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और मैं अपने 11th 12th में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं माना जाता था क्लास में। BNSD कॉलेज है कानपुर में, उसमें पढ़ता था। हालांकि मैं उसके बेस्ट सेक्शन में था, लेकिन सबसे नीचे वाले विद्यार्थियों में था। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरा IIT में सिलेक्शन होगा। लेकिन फॉर एवरीबडी शॉक, एंड क्योंकि किसी और को उम्मीद नहीं थी और जो आपके दोस्त कहते हैं आप भी वही मान लेते हैं, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तो आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, बट फॉर एवरीबडी शॉक, मेरा राइट फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया और मेरी 717 रैंक आई उस समय सिर्फ 2000 लोग लिए जाते थे, आई थिंक। और मैं अपने बैच में यंगेस्ट भी था, क्योंकि मैंने कक्षा 1 2 3 कब किया गांव में पता ही नहीं चला। इस वजह से मैं बहुत कम एज में ही, मेरा 12th हो गया था 16 ईयर्स की एज में, तो मैं 16 साल में ही अपने बैच में यंगेस्ट था IIT में। और तब आई थिंक पहली बार मुझे पता चला कि शायद मैं होशियार हूँ पढ़ाई में, क्योंकि इसके पहले तो मैं अपने आप को कभी मैंने समझा ही नहीं कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। लेकिन IIT में जाने के बाद फिर झटके लगे, अंग्रेजी की समस्या फिर वहाँ आई इंग्लिश में। फिर मुझे वहाँ पे एक स्लो पेस्ड इंग्लिश दिया गया, जिसकी वजह से मुझे समर में और एक इंग्लिश का कोर्स करना पड़ा। दूसरा, जाने के बाद क्लास में सारी क्लासेस, लेक्चर सब इंग्लिश में होते थे, तो सब ऊपर से निकल जाता था। तो उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती थी।
मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन खैर मुझे, क्योंकि आईआईटी में जाने के बाद मेरा एक दोस्त था सलील श्रीवास्तव, उसने कहा कि देखो अगर आईएएस देना है तो आईएएस में मैथ्स और फिजिक्स से ही लोग अच्छी रैंक ला रहे हैं। तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, इसलिए तुम बीटेक की पढ़ाई में बहुत चिंता मत करो, बहुत ध्यान मत दो, तुम मैथ्स फिजिक्स की तैयारी करो। एक मेरी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि मैं बहुत ही स्ट्रैटेजिक रहा हूँ राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। किसी चीज़ को कैसे करना है, एकम्प्लिश करना है, मैं दिमाग बहुत लगाता था, सोचता बहुत था। तो उसने कहा कि तो फिर मैंने कहा कि जब मुझे आईएएस ही देना है और सिविल इंजीनियरिंग उसमें नहीं लेना, तो फिर मैं ज़्यादा मेहनत बीटेक में क्यों करूँ। तो मैंने बीटेक में बहुत, और मैथ्स फिजिक्स मैंने कहा मैं अभी पढ़ूंगा, देना मुझे 4 साल बाद है, अभी से मैं मैथ्स फिजिक्स भी क्यों पढ़ूं। तो मैंने आईआईटी में बहुत मज़े किए और कभी अपनी सीपीआई की और उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि आई वाज स्ट्रेटजिक कि जब मौका लगे, ज़रूरत होगी तब मेहनत करूंगा, अभी से मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। तो मैंने वहीं से बीटेक किया। बीटेक के दौरान भी मैं कई सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सीपीआई तो चाहिए नहीं थी। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा 4 साल में ही बीटेक हो गया। बीटेक के बाद मैंने एमटेक वहीं पे एडमिशन ले लिया और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तब तक मुझे शायद थोड़ा अहंकार तो आ गया था, ये मैं एडमिट करूंगा, क्योंकि आईआईटी में मेरा सिलेक्शन इतनी आसानी से होना, बैच में सबसे छोटे होने के बाद भी सब कर लेना, तो ये सबसे तो मुझे लगा कि अब आईएएस अच्छा। दूसरा मेरे कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस का रीज़न ये था कि उस जमाने में आईआईटी कानपुर के लोग हमेशा टॉपर्स में आईएएस में रहते थे। तो मुझे लगता था अब तो मैं आईएएस बन ही जाऊंगा। लेकिन फिर वहाँ पे फिर झटका लगा। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा मेंस में एक पेपर्स अच्छे हुए, लेकिन मेंस के बाद में इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाया। और मुझे अभी तक याद है कि काफ़ी मैं उसको लेके हफ्ते 10 दिन तक परेशान रहा। अच्छा, मेरी मदर का रोल बड़ा रहा। जब मेरा हाई स्कूल में रिजल्ट निकला था, जब मैं विचाराधीन था, तो एक दिन मैं छत पे ऐसे ही चद्दर ओढ़ के सो रहा था। तो मेरी मम्मी आई, बोली बेटा अभी तो 10वां ही है, अगर अभी से तुम हिम्मत हारोगे तो अभी तो ज़िंदगी में बहुत झटके लगने हैं। तो तब मुझे लगा हाँ ये बात तो सही है। तो उससे फिर मुझे बाद में जितने भी झटके लगते थे, तो फिर मेरी मम्मी की एडवाइस की, झटके तो लगेंगे ही पूरे जीवन भर, और अभी भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब मुझे नौकरी में आने के बाद, अगर एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि आईएएस में आने के बाद झटके नहीं लगते, तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। वो जब तक आपका जीवन है तब तक आपकी फेल्योर्स और झटके लगते रहते हैं। खैर, तो मेरा पहला झटका लगा जब मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो खैर अब लगा, हफ्ते 10 दिन रहा। फिर जैसा हम में से हर एक के साथ होता है कि जब फेल होते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद बहुत जोर से हम पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन वो जो जोश होता है वो आपका बेसिक नेचर तो बदलता नहीं, वो हफ्ते, महीने, 2 महीने में ठंडा हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो सेकेंड अटेम्प्ट भी फिर दिया। सेकेंड अटेम्प्ट में बड़ी अच्छी घटना हुई कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और फाइनल लिस्ट, उस समय इंटरनेट नहीं था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 93, 94, 95। तो उस समय रिजल्ट लोग दिल्ली आके देखते थे यूपीएससी में, और हम लोग कानपुर में रहते थे आईआईटी में। तो रिजल्ट कोई जो दिल्ली वाला दोस्त होता था वो बताता था, और उसको भी एसटीडी पीसीओ से जाके फ़ोन करना पड़ता था, और उसमें पैसे बहुत लगते थे। खैर, तो जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट हुआ जिसमें मैंने इंटरव्यू दे के आया, तो मेरा एक दोस्त था विनीत गोयल, उसने रिजल्ट देखा फिर यूपीएससी में, और मुझे कहा कि मैंने अच्छा उस समय ये भी सिस्टम था कि जिसका नहीं होता था लोग उसको बताते नहीं थे कि उसको मैं बुरी न्यूज़ क्यों दूं। तो मैंने विनीत गोयल को बहुत कह के भेजा कि तुम मुझे ज़रूर बता देना अगर मेरा नहीं भी हो। तो उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया कि तुम्हारा नहीं हुआ, जबकि उसने रिजल्ट में नीचे तक देखा ही नहीं था, और मेरी 570 रैंक आ गई थी उस बार। बाद में तो उसने बताया, मैंने मान लिया। बाद में उसके करीब 10-15 दिन बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरी 570 रैंक है। लेकिन खैर, मैंने तीसरे अटेम्प्ट फिर दिया। बहुत सरप्राइजिंग ये था कि क्योंकि 2 अटेम्प्ट में मेरे जीएस में कम नंबर आ रहे थे, तो मैं तीसरे अटेम्प्ट के लिए करोल बाग आके मैंने जीएस की कोचिंग की मेंस के लिए, और फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया। और इंटरव्यू में भी फिर इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोचिंग थर्ड अटेम्प्ट में ली। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट तक एस्से इंट्रोड्यूस हो चुका था, और नॉर्मली इंजीनियर लोग ऐसे में
कमज़ोर होते हैं और इंटरव्यू के भी मार्क्स बढ़ गए थे, 250 से 300 हो गए थे। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पेपर्स भी बहुत अच्छे नहीं हुए थे, तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी और मैं चौथे अटेम्प्ट के लिए प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा था, क्योंकि उस समय 4 अटेम्प्ट ही मैक्सिमम होते थे। तो ये जून 95 की बात है, IIT कानपुर में हॉल 4 में मैं था। तो तभी मैं बाथरूम में नहा रहा था और वो उस समय हम लोग बहुत आमिर खान की मूवी से बड़ा मोटिवेट होते थे। उस समय एक मूवी आई थी, जो जीता वही सिकंदर, और मेरी बाथरूम में गाने की बड़ी आदत रही है उस समय, अब तो नहीं है। तो मैं बाथरूम में नहा रहा था और उसका एक गाना है कि ये माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात। तो उस समय मेरे दोस्त लोग आए और बोले कि अबे तेरी 5वीं रैंक आ गई है। और मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, जिसके साथ मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी, अभिषेक की 6ठी रैंक आ गई है, और अभिषेक भी उन लोगों में था। तो मैं टॉवेल लपेट के फिर बाहर निकला। मैंने कहा देखो बेवकूफ़ मत बनाओ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी 5वीं हो और अभिषेक की 6ठी हो। बोले नहीं नहीं, वहाँ दिल्ली में किसी ने फ़ोन किया है। तो मैंने लेकिन उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि उस समय लड़के मजाक मजाक में बहुत बेवकूफ़ बनाया करते थे। अभिषेक के पेपर्स अच्छे हुए थे, अभिषेक मानने को तैयार था, लेकिन मैंने कहा कि अभिषेक तुम भी बेवकूफ़ बन रहे हो, तो मेरे कारण से वो भी खुश नहीं हो पाया। फिर तय हुआ कि हम लोग दिल्ली फ़ोन करके पता कर लेते हैं। तो हमने 100 रुपए का कार्ड लिया STD PCO में और UPSC फ़ोन मिलाया। लेकिन जैसा अक्सर होता है कि फ़ोन उठता है, फिर ट्रांसफ़र होता है, तो उसी में 90 रुपए निकल गए। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। तो अभिषेक ने कहा तुमने क्यों काट दिया? मैंने कहा कि जितना कम टाइम बचा है उसमें हम रोल नंबर दें, और वो देख के हमें बता तो सकता नहीं है उधर से, तो कम 10 रुपए बचा लो। तो उस वजह से फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि रात भर फिर अभिषेक सो नहीं पाया। अच्छा, मुझे विश्वास था कि सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन 5वीं रैंक नहीं आ सकती। तो फिर हम लोग अगली सुबह IIT से बस चलती थी रेलवे स्टेशन। तो फिर मैं और अभिषेक वो बस लेके गए, और रेलवे स्टेशन पे शताब्दी से अखबार आता था जिसमें रिजल्ट रहता। तो फिर जब रिजल्ट में मैंने नाम देखा और रोल नंबर भी देखा और फिर कंफर्म किया कि हाँ भाई अब तो तब फिर हम लोग श्योर हुए कि वाकई सिलेक्शन हुआ है। तो काफ़ी इस चक्कर में अभिषेक को बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं कंफर्म होना चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं ऐसी कई हो चुकी थी। तो दैट वाज अबाउट माय सिलेक्शन। तो उसके बाद फिर मैं, क्योंकि कानपुर में ही रहता था, तो मैं फिर घर गया। मेरा घर IIT से बहुत पास में था। तो माता पिता को भी जो है बताया, तो उनके लिए तो IAS बनना ही सफिशिएंट था। 5वीं रैंक उनके लिए बहुत ज़रूरी नहीं थी, लेकिन 5वीं रैंक से ये इंश्योर हो गया कि मैं यूपी में ही आ जाऊंगा। तो वो एक रहता है कि बेटा घर में ही अपने स्टेट में रहेगा, और बहुत खुशी हुई मेरी बहनों को, भाइयों को, और पूरे उसमें मोहल्ले में भी बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं उस समय। तो दैट वाज अबाउट माय सिलेक्शन। देखिए, ऐसा है, IIT में सबसे मुझे जो बहुत बड़ा लाभ मिला, एक तो IIT में पढ़ने के कारण मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो तो जाएगा ही, झटके कितने भी लगे। दूसरा बहुत बड़ी सफलता का मैं श्रेय देता हूँ अनुराग श्रीवास्तव हैं, उन्होंने 92 बैच में टॉप किया था। वो मेरे से एक बैच सीनियर थे IIT कानपुर में, और सिविल इंजीनियरिंग के ही थे। तो उससे मुझे लगता था कि अगर अनुराग टॉप कर सकता है तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और बाद में मेरे से जूनियर बैचेस के लिए मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन बना। उनको लगा अगर आमोद कुमार की 5वीं रैंक आ सकती है तो मैं IAS क्यों नहीं बन सकता। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन था। दूसरी चीज़ पढ़ाई की बात है जहाँ तक, तो मैंने कभी घंटे नाप के पढ़ाई नहीं की। जब मन करता था तो मैं घंटों घंटों पढ़ सकता था, ऐसी क्षमता रखता था, और जब मन नहीं करता था तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी अगर कोई एग्ज़ाम देने का निर्णय लेता है तो उसे 4 अटेम्प्ट तो मान के चलना चाहिए, भले ही वो पहले अटेम्प्ट में टॉप कर जाए। तो अगर आपको 3-4 साल पढ़ाई करने के हिसाब से जा रहे हैं तो ऐसे सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो।
तो जब आपको नेचुरल इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में रहेगा तो आप कई घंटे बिता सकते हैं उस सब्जेक्ट में। तो ऑप्शनल, अब तो एक ही ऑप्शनल है। और मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ जितनी होती है वो बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को भी आप पढ़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और इंटरेस्टिंग वे में जो भी उसकी डिलीवरी कर रहा हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई ऐसे टीचर्स जो बहुत ह्यूमरस वे में पढ़ाते हैं, उनसे चीज़ें जल्दी समझ। एक चीज़ और है आजकल के युग में जो पहले भी थी कि कोलैबोरेशन वर्सेस कंपटीशन। आप ये जान लें कि आप जिस मोहल्ले में रह के पढ़ रहे हैं या जो आपके 8-10 दोस्त जिनके साथ आप मिल के पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं हैं। सिलेक्शन 1000 लोगों का होना है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ प्रमोद सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको रिप्लेस करेगा। आप और प्रमोद दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कि लड़कों में बड़ी कंपटीशन की भावना होती है कि अपने नोट्स नहीं शेयर करेंगे, अपनी किताब नहीं शेयर करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों के टाइम में क्या था कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स का कोई चैप्टर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मेरे दोस्त ने अच्छे से समझ लिया तो फिर वो सबको क्लास लेके समझाएगा। मुझे अगर लीनियर अलजेब्रा में चीज़ अच्छी समझ में आ रही है तो मैं अपने सारे दोस्तों को समझाऊंगा। जब भी आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की अच्छी होती है। तो जब भी आप जहाँ भी आपका ग्रुप हो 5-10 लोगों का, हमेशा कोलैबोरेट करके पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से समझ के, एक दूसरे से जान के। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजी के लिए कि आपको लिखना चाहिए, आंसर लिखने की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रूशियल है इस एग्ज़ाम में। होता क्या है कि हम शुरू में बहुत अच्छा करते हैं, आखिरी के आंसर्स छूट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना टाइम मिलता है उसमें कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है, क्या हुआ हमने पढ़ने में बहुत टाइम लगा दिया लेकिन लिखा नहीं। लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी प्रैक्टिस करें, सामने घड़ी रख के मॉडल टेस्ट पेपर दे के 3 घंटे की प्रैक्टिस करें, उससे बहुत चीज़ें सीखते हैं। स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रेटजी का सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मुझे आज तक नहीं पता कि उससे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। जब मैंने एक अटेम्प्ट दे लिया और मेरा मेंस में नहीं हुआ तो मैंने ये सोचा कि लखनऊ जो सेंटर है आईएएस का, उसमें सारे आईआईटी और यूपी के लोग एग्ज़ाम देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लोग वहीं से सेलेक्ट होते हैं। तो जब आपकी आंसर शीट एग्ज़ामिनर के पास जाती है तो वो रिलेटिव एडवांटेज आपको नहीं मिलता, क्योंकि सारी अच्छी आंसर शीट हैं आपकी भी जा रही है। वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह से एग्ज़ाम दें जहां सारी आंसर शीट्स लो क्वालिटी की हैं, और तो आपकी आंसर शीट एकदम से चमकेगी और आपको अच्छे मार्क्स, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर ज़्यादा होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय गूगल नहीं था, उस समय एटलस मैंने देखा, उससे निकाला कि लखनऊ के पास भोपाल ऐसी जगह है जहाँ पे अगर एग्ज़ाम दें तो भोपाल, एमपी एजुकेशनली बैकवर्ड था, भोपाल से बहुत लड़के सेलेक्ट भी नहीं होते थे। तो अगर मैं भोपाल से जाके एग्ज़ाम दूं तो मेरी आंसर शीट अलग से चमकेगी। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि कैसे, मतलब वहाँ कहाँ रुकना है, किसी को मैं जानता नहीं था, भोपाल में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो मैंने अपने हॉस्टल में दोस्त ढूंढने शुरू किए कि जो मेरी इस थ्योरी पे मेरे साथ भोपाल चल के एग्ज़ाम दें। लोगों ने कहा तुम्हारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन अगर रोल नंबर वाइज कॉपी चेक होती हुई, सारे सेंटर की कॉपी एक जगह इकट्ठी होती होंगी और उनको रोल नंबर वाइज अरेंज करके अगर चेक करवाया जाता होगा तो तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो फिर मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर रोल नंबर वाइज भी चेक होगी तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा हो या ना, तो ये रिस्क तो लेना बनता है। बहुत मुश्किल के बाद मुझे हॉस्टल में एक लड़का मिला जो मेरे साथ भोपाल चलने को तैयार था। हम दोनों लोगों ने भोपाल सेंटर दिया, पुष्पक एक्सप्रेस से टिकट करा के भोपाल गए, ऑटो से वहाँ एक न्यू टीटी नगर मोहल्ला है वहाँ पहुँचे, वहाँ पे घूम घूम के होटल देखा, फिर 80 रुपये रोज़ या 40 रुपये रोज़ में एक सेंटर पॉइंट होटल था, वहाँ पे जाके हम लोग दोनों लोग रहे और फिर वहाँ से एग्ज़ाम दिया। तो जब मेंस का एग्ज़ाम दूसरे अटेम्प्ट में, तो मेरी रैंक आई 570 और जो दूसरा लड़का था उसकी 20 से 25 के बीच में रैंक आ गई। वो हो गया आईएएस उड़ीसा कैडर में। तो लोगों ने कहा ये 2 लोग भोपाल गए, दोनों का हो गया। तो अगली साल फिर 6 लोग भोपाल गए
और अगली साल फिर मेरी 5वीं रैंक आ गई, तो उसके बाद से फिर पूरा बस भर के लोग भोपाल जाने लगे। बट मैंने आपको ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिया कि आपको भोपाल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रेटजी के लिए आप ये देखें कि आप किस चीज़ में होशियार हैं, उस चीज़ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आप कितना कर सकते हैं, आपका टाइम कितना है। स्ट्रेटजी मुझे अभी भी नहीं पता है कि मेरी 5वीं रैंक में भोपाल का कितना योगदान है, लेकिन आई डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न फॉर माई सक्सेस। सो दैट्स द थिंग कि आपको हर तरीका लगाना है सक्सेसफुल होने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अबाउट द स्ट्रेटजी। एंड एग्ज़ाम के दौरान काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 1-2 दोस्त हैं, हालांकि मैं बहुत उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाया, कि एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले से पढ़ाई बंद कर देते हैं। तो अगर आप पहले से अच्छी प्रैक्टिस की है आपने और टाइमिंग की है, तो आप ये कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए तो मेरा सिर्फ एक ही वो है कि वन शुड बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। जैसे मैं इंटरव्यू में अब कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट होना चाह रहा था, मैं उसमें फॉर्म में लिखना चाह रहा था कि गॉसिपिंग इज़ माई हॉबी, क्योंकि मुझे जब भी मैं पढ़ाई में बोर होता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार के ही अपने आप को रिफ़्रेश करता था और फिर दोबारा पढ़ता था। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी ऑनेस्टी ठीक नहीं है, क्योंकि वो दैट में कन्वे नेगेटिव। बट आई गेव यू एज एन एग्जाम्पल कि आप जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में, उतना ऑनेस्ट रह के बताएं।